अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में, यानी कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे तब्दील करते हैं। अमूमन स्टूडेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बहुत मुश्किल पाते हैं और बड़ी क्लासों में जाने के बावजूद भी कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप एक मरतबा ये वीडियो देख लें और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को जिस तरीके से इसमें आपको समझाया गया है उसको अच्छी तरह सुन लें और देख लें, तो मुझे 100% यकीन है कि आप कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस कभी नहीं भूलेंगे और आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पे भरपूर कमांड हो जाएगी। डायरेक्ट सेंटेंसेस को डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। तो नरेशन इस लिहाज से ये दो किस्म के हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है। पहले मंदरजा झेल इन सेंटेंसेस को ज़रा आप देखिए। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटेंस है, ही सेज आई एम वेरी बिज़ी। वो कहता है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। तो आई एम वेरी बिज़ी, ये जो ही है ये उसकी कही हुई बात को एज सच हम यहाँ पे बयान कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे उसको इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमास में, इसलिए इनको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। तो किसी की कही हुई बात को वैसे ही आगे कोट कर देने को कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है। और बाकायदा इसके दो हिस्से होते हैं कि जो बयान करने वाला आदमी है वो किसी की कही हुई बात को यूं बयान करता है जैसे ही सेज, वो कहता है आई एम वेरी बिज़ी, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उस शख्स का तज़किरा यूँ करता हूँ कि ही सेज, वो कहता है, और वो क्या कहता है, आई एम वेरी बिज़ी, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। अब ये जो सेंटेंस है ये मेरा अपना नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उसके सेंटेंस को कोट कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से इसको एक तो कोटेशन मार्क्स पे लिखना है और उसकी कही हुई बात को एज सच वैसे ही हमने यहाँ पे अंदर कोटेशन मार्क्स से लिख देना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है जो भी यहाँ पे वर्ड आता है। तो ये जो ही सेज है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और आई एम वेरी बिजी को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके बाद यहाँ पे कॉमा आएगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच हुआ और आई एम वेरी बिजी ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। और ये बात आपने याद रखनी है कि रिपोर्टिंग स्पीच और इसी तरह ये जो सेज है ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। और एम यहाँ पे सब्जेक्ट आई के बाद आ रहा है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है, तो इस लिहाज से हम इसको रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स आप जहन में रख लें और आगे भी इनका तज़किरा होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीचेस के बनाएंगे, ही सेज दैट। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉमास को हटा देते हैं, ये जो एक कॉमा और ऊपर इन्वर्टेड कॉमा जिसको कोटेशन मार्क्स कहते हैं, इसको ख़त्म करके हम यहाँ पे दैट लगाते हैं। अब आई की जगह पे ये जो प्रोनाउन ही है वो यहाँ पे लगा देते हैं। ही के बाद आपको पता है एम नहीं आ सकता, एज आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आई की जगह पे ही लगाया और वर्ब जिसको जो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है एम, उसकी जगह पे हमने इज लगा दिया। वेरी बिजी वैसे ही आ गया यहाँ पे एंड पे फुल स्टॉप। तो आपने क्या देखा अब तक कि एक तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे आपने यहाँ पे दैट लगाना है और दूसरा सब्जेक्ट को भी आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, आई की जगह पे ही लगा दिया, और वर्ब को भी आपने लिटिल बिट इसको चेंज कर दिया ही के मुताबिक, वो आई के मुताबिक लगा था और यहाँ पे आपने इसको ही के मुताबिक इज लगा दिया। इनकी भी वजाहत मैं बाद में करता हूँ, अभी जस्ट आपको ये दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी चेंजेस डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते वक्त की जाती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच दूसरा सेंटेंस, ही विल से टू मी आई एम वेरी बिजी। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में
ही विल से टू मी, ये पूरा वैसे का वैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे कॉमास की जगह पे दैट लगा दिया, आई की जगह के ही लगा दिया, एम की जगह पे इज लगा दिया। ठीक है, ये ही सेज था, यानी प्रेजेंट सिंपल में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, यहाँ पे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस के साथ बिल्कुल सेम सेंटेंस को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहाँ पास्ट की बात करते हैं। ही सेड, उसने कहा, आई एम वेरी बिजी। अब देखते हैं कि पास्ट में जाके फिर क्या चेंजेस होती हैं। ही सेड, ऐसे ही वहाँ पे दैट लग गया, और एक जगह पे ही लग गया, एम की जगह पे वॉज लगा दिया आपने। पहले आपने इज लगाया था ही के बाद, अब यहाँ पे वॉज लगाना पड़ेगा, चूंकि जब ये पास्ट टेंस में चला जाए रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस भी पास्ट टेंस में चला जाता है, तो उसको भी हमने वॉज में चेंज कर दिया। यहाँ पे आपको दिखाना ये था कि प्रोनाउन आई हुई यू दे ही शी इट, इनमें भी तब्दीलियाँ आती हैं और वर्ब में भी तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है, और दूसरा इन्वर्टेड कॉमर्स जगह पे हम यहाँ पे दैट लगा देते हैं। तो ये तब्दीलियाँ कैसे आती हैं, ये स्टेप बाई स्टेप ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी समझानी है, बस आप बैठे रहिए और गौर से देखते रहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये मैंने वो टर्मिनोलॉजी, जो सारी टर्म्स हैं जो भी मैंने बोली यहाँ पे लिख भी दी है। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, मैंने अभी आपको बताया सबसे ऊपर वाले सेंटेंस में जाते हैं, ही सेज, स्टूडेंट्स इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। आई एम वेरी बिजी को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसी तरह ये जो ऊपर पूरा सेंटेंस लिखा हुआ इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन। और ऐसे ही यहाँ पे ये नीचे जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया यानी इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना दिया, तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच यानी इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये टर्म्स वैसे याद रखने वाली हैं, आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच एक सेंटेंस में कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। ठीक है, ऐसे मैं अभी आपको बताया कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। इसी तरह जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी का मैं इस्तेमाल करूँगा जब आगे आपको पढ़ाऊँगा, तो प्लीज़ इन टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह आप समझ लें और ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल होती हैं, किस पार्ट ऑफ सेंटेंस की कौन सी टर्मिनोलॉजी उसकी नुमाइंदगी करती है, तो इसको ज़रा आपने अच्छी तरह ज़हनशीन कर लेनी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब चूंकि अभी हमने देखा है कि पर्सनल प्रोनाउंस की तब्दीली भी होती है, यानी आई की जगह पे हमने वहाँ पे ही लगाया था, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं पहले इनका जिक्र कर लिया जाए। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और मुख्तलिफ अशखास के जो के हमारी फीलिंग्स के नाम वगैरह जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इनके डिफरेंट केसेस होते हैं, यानी इनकी डिफरेंट हालतें होती हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है उनको देखते हैं। तो ये आगे नेक्स्ट केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, यहाँ पे इनको गौर से देखते हैं। अभी मैंने जिनका जिक्र किया आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और ये नाम ऐसे बॉयज़ नाउन है, चीज़ों के, जगहों के, अशखास के नाम वगैरह मैंने आपको बताया था, ये भी प्रोनाउंस में आते हैं। तो इस लिहाज से अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ऊपर जो मैंने सबसे ऊपर इनकी डिस्क्राइबिंग हेडिंग्स दी हुई हैं, पहले पर्सन है, यानी वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, वो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। उसकी ये पोजेसिव हालत कौन सी है, यानी मलकियती हालत कौन सी है, जिसको जेनेटिव केस भी कहते हैं। और उसका ऑब्जेक्टिव केस यानी हालत मफूली कौन सी है, इसको वैसे एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। आई ये फर्स्ट पर्सन है और ये सिंगुलर है। ठीक है, और माई और माइन ये डिपेंड करेगा इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसकी मलकियती हालतें हैं, पोजेसिव केसेस हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में मी आता है। ऐसे ही वी बी फर्स्ट पर्सन है मगर ये प्लूरल है, और आवर और आवर्स इसकी पोजेसिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस है। सेकंड पर्सन है यू, ये सिंगुलरली भी इस्तेमाल होता है और प्लूरली भी इस्तेमाल होता है, और इसकी पोजेसिव केस योर और योर्स है, और यू ही इसका ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट ही, शी, इट, ये तीनों जो हैं ये थर्ड है, तो ये सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, मगर ये तीनों का जिक्र कर रहा हूँ, ही, शी, इट, ये तीनों जो है ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, ही का पोजेसिव हिज है, ऑब्जेक्टिव हिम है,
शी का पोजेसिव हर और हर्स है, ऑब्जेक्टिव हर है। इट का इट्स है, ऑब्जेक्टिव इट है। दे का पोजेसिव देयर और देयर्स है, देम है। ये प्लूरल है थर्ड पर्सन के, दे, ठीक है ना। और ऐसे ज़्यादा लोग जैसे बॉयज़ है, ये भी प्लूरल है थर्ड पर्सन में। अली वाहद है सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है। तो इस ऐसे इनके यहाँ पे पोजेसिव हालतें और इनकी ऑब्जेक्टिव हालतें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इनको स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह ज़हनशीन करना है, इनको समझना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस और सिंगुलर कौन से और प्लूरल कौन से होते हैं। क्योंकि आगे चल के मैंने इनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त इनकी डिफरेंट जो केसेस है वो भी चेंज करूँगा और डिफरेंट प्रोनाउंस को भी चेंज करूँगा। तो इस लिहाज से ये पहले आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये तीनों पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनकी कौन कौन सी हालतें होती हैं। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये प्रोनाउन जो हैं वो चेंज कैसे होते हैं सेंटेंस के एतबार से, ये किस तरीके से चेंज होते हैं, ठीक है। अब ये जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इनको हम चेंज करते हैं तो वो कौन सा फार्मूला है। यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। अभी तो जस्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बस इनको आपने अच्छी तरह ज़हनशीन करना है। नेक्स्ट आगे मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूँ, ठीक है। जो सेकंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। नेक्स्ट जो थर्ड पर्सन है ये चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। इनको ज़रा आप ज़हनशीन कर लें। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक और थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है ये मैंने यहाँ पे दोबारा इसको लिख दिया ताकि आपको अच्छी तरह इनको समझ भी आ जाए। यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल्स भी देनी है। दोबारा फिर मैंने वही चीज़ लिखी हुई है कि फर्स्ट पर्सन जो है ये आपके सब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच, और जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और जो थर्ड पर्सन है वो बदलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, ये डायरेक्ट स्पीच में यानी ये डायरेक्ट नरेशन में है। शी सेड आई एम इन 9th क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इसका इनडायरेक्ट जो है शी सेज दैट शी इज़ इन 9th क्लास। अब ही की जगह पे मैंने यहाँ पे शी लगा दिया। अभी मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट पर्सन है ये आपने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है जो रिपोर्टिंग स्पीच है। अब रिपोर्टिंग स्पीच ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका सब्जेक्ट शी है, ठीक है। तो आई ने शी के मुताबिक चेंज होना है, तो फिर आई की जगह पे आपने शी लेके आना है। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर बताया हुआ है, इसलिए दोबारा मैंने सामने आपके लिखा है कि आपको अच्छी तरह इनकी समझ आ जाए। तो सब्जेक्ट के मुताबिक जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका सब्जेक्ट शी है, तो आई ने इसके मुताबिक चेंज होना है। मैंने देखा यहाँ पे आई की जगह पे शी लगा दिया। और आपको पता है आई के बाद एम लगता है प्रेजेंट में और शी के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा शी इज़ इन 9th क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He says to them, you have completed your job. He says to them, you have completed your job. इसका इंडायरेक्ट देखते हैं। He tells them. अब सिंपली he says to them भी लिख सकते हैं और says to की जगह पे tells भी लिख सकते हैं। He tells them, अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे और दूसरे कॉमा की जगह पे सिंपली आपने यहाँ पे that पुट कर दिया और you की जगह पे आपने them को लगा दिया। चूँकि you यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे है तो देम का भी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगेगा। जो सेकंड पर्सन है मैं यहाँ पे बताया हुआ है ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है, और ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका ऑब्जेक्ट देम है, तो देम ने यहाँ पे फिर यू की जगह पे आ जाना है। लेकिन देम की हालत वही लगाएंगे जो यहाँ पे यू की लगी हुई है। चूँकि यू की यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, चूँकि ये सब्जेक्ट की जगह पे है तो इसलिए हाथ से देम का भी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हम दे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पिछले सेंटेंस में हमने देखा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेज शी इज़ इन 10th क्लास। अब ये थर्ड पर्सन आ गया शी, ठीक है। शी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता,
तो अब आपने देखना नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ही सेज दैट शी इज़ इन द 10th क्लास। अब देखें शी को शी यहाँ पे रहने दिया, ठीक है, कोई तब्दीली मैंने नहीं की है प्रोनाउन की, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई तब्दीली नहीं होती है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन चेंज होता है और सेकंड पर्सन चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन दोबारा दोहरा दूँ, ये सब्जेक्ट के मुताबिक, ये देखें मेरे पॉइंटर की तरफ, और जो सेकंड पर्सन है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो जैसे यहाँ पे मैंने देम को दे बना के, चूँकि उसके जो सब्जेक्टिव केस है वो यू की जगह पे यहाँ पे लगा दिया, और थर्ड पर्सन शी जो है ये चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट बात का परेशान होता है कि यहाँ पे दे है तो दे भी थर्ड पर्सन है। मैं तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो डायरेक्ट स्पीच में है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो वो चेंज होगा, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऐसे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शी है, यहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाए ही शी इट या दे, तो वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इस बात को अच्छी तरह आप ज़हनशीन कर लें, मुश्किल नहीं है, स्टेप बाई स्टेप आपको समझा रहा हूँ, तो बस आपने साथ साथ इसको ज़हनशीन करते चले जाना है। अगर थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होती है तो बस जस्ट थोड़ा सा इस वीडियो को ज़रा पीछे करके दोबारा देख लें। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। पहले हमने बात की थी प्रोनाउंस की, अब बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की, कि जो ये वर्ब है ये किस तरीके से अफेक्ट करता है रिपोर्टेड वर्ब को, यानी टेंस कैसे चेंज होते हैं। अगर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो फिर तो टेंस नहीं चेंज होता, और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर टेंस कैसे चेंज होते हैं, ये ज़रा इनकी तरफ देखते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। ऐसे जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है, और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो वैसे ही रहता है, वो नहीं चेंज होता, और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो भी नहीं चेंज होता, वो भी वैसे का वैसा ही। और फ्यूचर टेंसेस में विल या शैल की जगह पे आपने वुड लगा देना है, विल हैव या शैल हैव की जगह पे आपने वुड हैव लगाना है, विल हैव बिन शैल हैव बिन की जगह पे आपने वुड हैव बिन का इस्तेमाल करना है। अगर इन टेंसेस के एतबार से आपको मुश्किल लग रहा है, अगर आपको ऑलरेडी पहले टेंसेस के ऊपर इतनी कमांड नहीं है, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि डिफरेंट टेंसेस में कैसे तब्दील होंगे, मगर इसको ज़्यादा मज़ीद आसान बनाने के लिए तो नेक्स्ट देखते हैं, मैंने इनको और भी ज़्यादा सिंपल बना दिया है, देखते हैं। अभी मैंने जो आप पहले आपको टेंसेस के बारे में बताया कि कौन कौन सा टेंस कौन कौन सा टेंस में तब्दील होता है, अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने उनको सिंपली वर्ब की शक्ल दे दी है या हेल्पिंग वर्ब की शक्ल दे दी है। अगर इज़ या एम आ जाए तो आपने वाज लगा देना है, अगर डू या डज आ जाए तो आपने डिड लगा देना है, और वर्ब की पहली फॉर्म वर्ब की दूसरी फॉर्म में तब्दील कर देनी है। वाज या वर्क की जगह पे आपने हैड बिन का इस्तेमाल कर देना है, कैन की जगह पे आपने कुड का इस्तेमाल कर देना है, मस्ट की जगह पे आपने हैड टू या वुड हैव टू में चेंज कर देना है। ऐसे हैज़ और हैव की जगह पे आपने हैड लगा देना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपने हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देना है, और विल या शैल ने वुड में चेंज हो जाना है, मे ने माइट में चेंज हो जाना है। तो इनको ज़रा आप अच्छी तरह समझ लें, देख लें कि ये जो इधर मैंने कैटेगरी लिखी हुई है इनसे आगे आपने इनमें चेंज कर देना है, ऐसे यहाँ से इनके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इनमें इन्होंने चेंज हो जाना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे डायरेक्ट में है ही सेड आई एम अनवेल, अब इसके इनडायरेक्ट बनाते हैं ही सेड दैट। ये देखिए मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आपने इन्वर्टेड कॉमन जगह पे दैट लगा देना। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के मुताबिक, अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ही लगा दिया दैट के बाद।
अब यहाँ पे देखिए एम हो तो उसकी जगह पे आपने वॉज लगा देना है, ठीक है, या वर लगा देना है। तो यहाँ पे वॉज आएगा, चूँकि ही के साथ वॉज का इस्तेमाल आएगा। तो ये दो चेंजेस मैंने यहाँ पे आपको बता दी। एक तो प्रोनाउन की कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और एज एम आर जो है ये वाज या वर में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एम लगा हुआ है तो इसकी जगह पे हमने वाज लगा देना। वो क्यों? चूँकि यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब जो है, जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, ये सेड है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अभी मैंने पहले आपको बताया कि ये जो है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, जैसे ही सेज, या फ्यूचर इंडेफिनिट में ही विल से, तो फिर यहाँ पे आपने पास्ट में ये चेंज नहीं करना, ये प्रेजेंट में रहने देना। एम या एज या आर, आई के साथ एम है तो ही के साथ एज। अगर यहाँ पे सेड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो फिर आपने टेंस भी चेंज करना है, फिर एम या एज की जगह पे आपने वॉज लगाना है। ये मैं पहले ही आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ, नहीं तो दोबारा पीछे रिवाइंड करें इस वीडियो को और दोबारा पीछे जाके देखें कि मैंने वो पूरा टेबल आपको बताया हुआ है और वर्ड टू वर्ड मैंने ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझा दी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब डायरेक्ट में देखता हूँ ही सेज या ही विल से। ऐसे ही मैंने सेड की जगह पे जो भी बात आपको बता रहा था, मैंने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर आप लिखते हैं आई एम अनवेल, तो फिर इसका नेक्स्ट सेंटेंस जो बनेगा ही सेज या ही विल से ही इज़ अनवेल। चूँकि यहाँ पे वाज नहीं आएगा, आई तो चेंज होगा ही होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे एम की जगह पे एज लगा देंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दैट को मैंने ब्रैकेट में लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने दैट का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अब जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें यहाँ पे दैट ऑप्शनल बन गया है, लेकिन आप चूँकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीख रहे हैं तो यहाँ पे दैट लाजमी लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई एम हैप्पी शी सेड। अभी जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये वाला ये बाद में ले आया हूँ, ठीक है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले ले आया हूँ। अब इसको कैसे करना, ये शी सेड से शुरू करो, शी एस कैपिटल के साथ। शी सेड दैट, शी आई की जगह पे शी आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ये शी है, ये सब्जेक्ट शी है, तो आई की जगह पे शी और एम की जगह पे वॉज आएगा, चूँकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे आपने वर्ब चेंज करना है, एज या एम को आपने वॉज में चेंज करना, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक ही एक्सप्लेन्ड, तो ही एक्सप्लेन शुरू में आएगा, दैट लगाएंगे, और ही आई की जगह पे लगेगा दैट ही, और ये चूँकि एक्सप्लेन्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इस लिहाज से आपने इसका टेंस भी एम की जगह पे वाज लगाना है और बाकी वैसे। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज रीडिंग। नेक्स्ट आगे देखते हैं। शी सेड ही हैज़ फिनिश्ड हिज फूड, तभी मैंने आपको बताया कि हैज़ या हैव को आपने हैड में चेंज कर देना, तो इसका होगा शी सेड दैट, तो ये थर्ड पर्सन है, ही का ही वैसे रहेगा। शी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज फूड, देखते हैं बरा जरा। शी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज फूड, ऐसे ही चेंज हुआ जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई हैव बिन टू गुजरात ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया, आई हैव बिन टू गुजरात, अब ये पास्ट में ही टोल्ड मी, तो आप लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट, आई की जगह पे ही आ जाएगा, हैव की जगह पे हैड आ जाएगा, दैट ही हैड बीन टू गुजरात फुल स्टॉप। देखते हैं बरादरा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टू गुजरात, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। हाँ अलबत्ता इसमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती हैं वो चेंज नहीं होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होती हैं, जिनके ऊपर ज़माने का कोई असर नहीं होता, यानी वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहती हैं। अगर हम उनका पास्ट में भी जिक्र करें तो वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, उन्होंने कहा हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको आपने कैसे करना कि वी कैन नॉट लिव विद, इसमें जो वी है ये तो आपने चेंज करना ही करना है, ठीक है। इसकी जगह पे आपने दे लेके आना है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। दे सेट दैट, वही जगह पे दे आएगा, दे। अब ये कैन नॉट को आपने कैन नॉट रखना है, इसका टेंस नहीं चेंज करना, बाकी सारा टेंस वैसे रहेगा। कभी मैंने आपको बताया जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनमें टेंस चेंज नहीं करना, प्रोनाउन आपने वैसे चेंज करना है मगर इसका टेंस नहीं आपने चेंज करना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई सेड ऑनेस्टी इज ऑलवेज पेड, जो ईमानदारी है उसका हमेशा सिला मिलता है, तो यहाँ पे
आई सेड दैट, ये पूरा वैसे का वैसे लिख देना आपने, इसका कोई टेंस चेंज नहीं करना क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दे सेड वाटर कीप्स इट्स लेवल, तो अब वाटर कीप्स इट्स लेवल ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, पानी अपनी सतह हमवार रखता है, तो इसका भी टेंस आपने चेंज नहीं करना। दे सेड दैट, बाकी सारा वैसे का वैसे आपने लिख दिया। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ लग गई है? अगर यहाँ तक आपको प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, आगे चलने की बजाय इसको रिवाइंड करें और पीछे लेके जाएं और दोबारा पीछे जाके दोबारा से फिर इसको अच्छी तरह सुने और देखें और फिर यहाँ से आप आगे चलें। मॉडल वर्ब्स कैसे चेंज करने हैं? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये मॉडल वर्ब्स हैं। इनको आपने कैसे चेंज करना है? तो यहाँ पे देखते हैं कैन जो है ये कुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ही सेड आई कैन स्विम, ही सेड दैट ही कुड स्विम। आई ने वैसे चेंज होना है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट के मुताबिक, और सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो यहाँ पे आई की जगह पे ही लगा देंगे और कैन की जगह पे आपने कुड लगा देना, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया। तो कैन कुड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही सेड आई मे बाई अ हाउस, ही सेड दैट ही माइट बाई हाउस। आई की जगह पे ही, जैसे अभी मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, और मे की जगह पे आपने यहाँ पे माइट लगा देना है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो मस्ट है ये हैड टू या वुड हैव टू में चेंज हो जाना है। जैसे ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। आई की जगह पे ही और मस्ट की जगह पे हैड टू, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस है, जो सवालिया फिक्रे हैं, उनको आपने कैसे करना है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है जिसमें उसमें सेड आ जाए या सेड टू आ जाए तो वो आस्क्ड में चेंज कर देना है आपने, या इंक्वायर्ड में चेंज कर देना है, या डिमांडेड में चेंज कर देना है। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ये सवालिया फिक्र है। अब इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, मगर आप याद रखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सेड की जगह पे आपने आस्क्ड लगा देना है, इंक्वायर्ड लगा देना है, डिमांडेड लगा देना है। और यहाँ पे सवालिया फ़िक्रे से शुरू में WH फैमिली से अगर वो सवालिया फ़िक्रा शुरू होता है तो फिर आपने उसको मुस्बत सेंटेंस बना देना है। टेंस वैसे ही चेंज करने हैं, प्रोनाउंस वैसे ही चेंज करने हैं आपने। जैसे फॉर एग्जांपल, ही आस्क्ड मी, मैंने अभी बताया सेड के जगह पे आपने आस्क्ड लगा देना है, या इंक्वायर्ड या डिमांडेड। मैंने यहाँ पे आस्क्ड लगा दिया, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे आपने दैट नहीं लगाना। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें यहाँ पे आपने दैट नहीं लगाना। और जो WH फैमिली से शुरू होने वाले सवालिया फ़िक्रे हैं, जैसे WH से व्हाट, WH से वाई, WH से व्हेन, WH से वेयर, WH से विच, तो ये वैसे के वैसे आपने यहाँ पे लगा देने हैं। अब आर यू डूइंग को आपने असर्टिव सेंटेंस यानी इसको आपने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत फिक्रा बना देना है। ये यू पहले आएगा और यू चूँकि सेकंड पर्सन है तो यह मी के मुताबिक चेंज होगा। मैंने पहले आपको बताया है कि जो सेकंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा आई, और आर की जगह पे आपने वाज या वर लगाना। चूँकि आई सिंगुलर है तो यहाँ पे इसके बाद आपने वाज लगा देना है, डूइंग। इसको ज़रा आप अच्छी तरह समझ लें, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे आपने दैट नहीं लगाना, और व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, ये वैसे के वैसे ही आपने यहाँ पे लगा देना है। और इस सेंटेंस को आपने मुस्बत कर देना, यानी सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। तो सब्जेक्ट यू की जगह पे आई लगा देना है और आर की जगह पे आपने वॉज लगा देना है, और वर्ब बाद में वैसे ही डूइंग। तो यहाँ पे व्हाट आई वॉज डूइंग इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगर ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आ जाए सवालिया फ़िक्रे के लिए, यानी व्हाट यहाँ पे ना हो, आर यू डूइंग, अगर ऐसे सेंटेंस हो, व्हाट को निकाल दे, यानी आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इज, एम, आर, वॉज, वॉर, डू, डज, डिड,
विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, यानी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब्स के साथ यहाँ पे सेंटेंस शुरू होता है, वो सवालिया बन रहा है, तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा कि आपने यहाँ पे जहाँ पे दैट लगाते थे वहाँ पे आपने इफ़ लगा देना है या वेदर लगा देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे इसकी एग्जांपल। ही सेड टू देम विल यू कम फॉर द मीटिंग, इसके इंडायरेक्ट कैसे करेंगे? ही आस्क्ड देम, सेड की जगह पे आपने आस्क लगा देना है और यहाँ पे आपने वेदर दैट की जगह पे वेदर या इफ़, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे आपने वेदर या इफ़ लगा देना है और इस सवालिया फ़िक्र को आपने मुस्बत बना देना है, यानी विल को यहाँ बाद में आना चाहिए और यू को शुरू में आना चाहिए सब्जेक्ट को। तो यू चूँकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसकी जगह पे आपने देम को ले आना है और उसकी सब्जेक्टिव केस दे लगा देना यहाँ पे और विल की जगह पे आपने वुड लगा देना, ठीक है, वेदर दे वुड कम फॉर द मीटिंग। अब यहाँ पे ये देखें जो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सवालिया फ़िक्रे हैं उनमें यहाँ पे आपने कुछ नहीं लगाना, कोई यहाँ पे आपने कंजक्शन नहीं लगाना, ये मैं यहाँ पे ऊपर आपको बता चुका हूँ। दोबारा इसको देख लेते हैं। वेयर डू यू लिव आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा, तो द गर्ल आस्क्ड आप यहाँ पे लगाएंगे, द गर्ल आस्क्ड या द गर्ल इंक्वायर्ड, ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, आस्क भी लगा सकते हैं, इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, डिमांडेड भी लगा सकते हैं। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये शुरू में आएगा जब आपको इसको इंडायरेक्ट बना रहे हैं। तो द गर्ल इंक्वायर्ड, अब वेयर डू यू लिव यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने बताया था दरम्यान में दैट ये वगैरह कुछ नहीं आएगा, तो ये वेयर का वेयर ही रहेगा और इस सवालिया फ़िक्रे को आपने मुस्बत बना देना है। ये चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसको पास्ट में आपने सेकंड फॉर्म के साथ यहाँ पे कर देना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कमांड, रिक्वेस्ट या एक्सक्लेमेशन या कोई विश वाले फ़िक्रे हों, यानी कोई उसमें हुक्म हो, कोई उसमें दरख्वास्त हो या कोई अपने किसी जज्बात का इजहार किया गया हो, खुशी का, गमी का या कोई ख्वाहिश का इजहार किया गया हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपने ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड लगा देना है। और डू नॉट वाले सेंटेंस में आपने फॉरबिड या फॉरबिड, फॉरबिड या फॉरबिड्स प्रेजेंट टेंस में, फॉरबिड पास्ट टेंस में आपने लगाना है। द इम्पीरेटिव मूड इज चेंज इनटू द इन्फिनेटिव, और जो इम्पीरेटिव जो हुक्मिया मूड है, जो इम्पीरेटिव मूड है जिसको हम हुक्मिया सेंटेंस कहते हैं, तो वो सिंपल फ़िक्रे में चेंज हो जाएगा, यानी वो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उसको इन्फिनेटिव बना के। अभी इस बात की वजाहत मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ज़रा इस फ़िक्रे को देखते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस में है रफ़ीक सेड टू अहमद गो अवे, अब ये गो वर्ब की पहली फॉर्म है, ये इम्पीरेटिव मूड है। वर्ब की पहली फॉर्म से सेंटेंस जो शुरू होता है उसको हम इम्पीरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको कैसे करना है अभी मैंने ऊपर आपको बताया है। जैसे रफ़ीक ऑर्डर्ड, मैंने बताया कि इसमें ऑर्डर आएगा, रिक्वेस्ट आएगी, एडवाइस को नसीहत आएगी या कोई तजवीज़ आएगी, तो ये वर्ड्स आपने यहाँ पे लगाने हैं। चूँकि रफ़ीक ने अहमद से कहा यहाँ से चले जाओ, तो उसने उसको हुक्म दिया है, तो रफ़ीक ऑर्डर्ड अहमद। अब मैंने यहाँ पे बताया आपने इसको इन्फिनेटिव बना देना है, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, ऑलरेडी पहली फॉर्म लगी होती है, यहाँ पे आपने टू लगाना है। दैट जहाँ पे हम लगाते आए हैं, जहाँ पे हम इफ़ या वेदर लगाते जाए हैं, तो यहाँ पे आपने टू लगा देना, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, जो भी सेंटेंसेस जो वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच में है, यानी जो डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमास में है, तो उसको इनडायरेक्ट में करते वक्त आपने यहाँ पे टू लगा देना। और ये बात याद रखें कि आपने उसका वर्ब की पहली फॉर्म ही रहने देनी है, और ये भी याद रखें कि टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही सेड टू हर प्लीज़ वेट, इसको करते हैं ही रिक्वेस्टेड, चूँकि प्लीज़ है ना तो अब रिक्वेस्ट आएगा, अब ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। उसने दरख्वास्त की, ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट। अब प्लीज़ का वर्ड हम यहाँ से निकाल देंगे, इसको हज़फ कर देंगे, क्यों? चूँकि वो रिक्वेस्ट में ही आ गया ना, ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट। अब एक्सक्लेमेशंस और विशेस की बात करते हैं। इसमें एक्सक्लेमेशन में कोई गम हो सकता है, कोई दुख गम हो सकता है, कोई खुशी हो सकती है या कोई तारीफ़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड अलास आई एम अनडन, उसने कहा अफसोस मैं तबाह हो गया। अब आपने कैसे करना है देखते हैं यहाँ पे। ही एक्सक्लेम्ड सैडली, आपने यहाँ पे लगाना है सैडली या विद सारो या विद ग्रीफ
यहाँ पे दैट लगाएंगे, अलास निकाल देंगे, आई की जगह पे ही आ जाएगा और एम की जगह पे वॉज आ जाएगा। ठीक है, दैट ही वॉज ऑन द। ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो हुर्रा खुशी का इजहार है, तो इसके लिए आपने फिर करना है ही एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। ठीक है, एक्सक्लेम्ड लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर विद हैप्पीनेस दैट, हुर्रा ख़त्म कर देंगे, निकाल देंगे, वी की जगह पे दे आ जाएगा। तो ज़्यादा लोग हैं ना, एक्चुअली ये फर्स्ट पर्सन, तो इस जगह पे सब्जेक्ट आना चाहिए ही, चूँकि ये ज़्यादा है तो यहाँ पे ही का प्लूरल दे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे लगा देंगे, तो हैव जगह पे हैड लगा देंगे। बाकी आपने टेंसेस की तब्दीली वैसे ही करनी है, प्रोनाउंस की तब्दीली वैसे ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपने दोबारा उन्हीं कमांड को, रिक्वेस्ट को, एक्सक्लेमेशन को और विशेष को दोबारा देखना। मैं यहाँ पे आपको इसको रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लास, आहा, हुर्रे, तो ये इनको आपने एक्सक्लेम्ड, ये आहा और हुर्रे को एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट हैप्पीनेस, ये एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, और अल्लास को एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, ये एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट ग्रीफ के साथ करना। और ये जो है ओमिट कर दी जाते हैं, यानी सेंटेंस से निकाल दी जाते हैं, उसमें से ख़त्म कर दी जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम। कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज ऑफ प्लेस और टाइम को सिग्निफाई करते हैं। जैसे नाउ है, तो नाउ की जगह पे आपने देन लगा देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बारी बारी वो वर्ड्स यहाँ पे लिखता चला जाता हूँ कि जिस वर्ड को आपने जिसमें चेंज करना है। दोबारा बताता हूँ, नाउ को आपने देन में चेंज कर देना है, हियर को देयर में चेंज कर देना है, अगो को बिफोर में, दस को सो में, टुडे को दैट डे में चेंज कर देना है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देना है, और दिस को दैट में, येस्टरडे को द डे बिफोर में चेंज कर देना है, दीज की जगह पे आपने दो लगा देना है, हिदर की जगह पे आपने दिदर लगा देना है, कम की जगह पे आपने गो लगा देना है, हैंस आ जाए तो उसकी जगह पे देंस लगा देना है, नेक्स्ट वीक आ जाए या नेक्स्ट मंथ आ जाए तो उसकी जगह पे आपने फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग मंथ लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। शी सेड माय फादर केम येस्टरडे। अभी येस्टरडे को आपने किस में चेंज करना है, यहाँ पे हम देखा द डे बिफोर। ठीक है, तो शी सेड दैट हर फादर हैड कम द डे बिफोर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, तो फिर येस्टरडे का आपने येस्टरडे ही रहने देना, फिर द डे बिफोर नहीं लगाना। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस है फिर ये चेंज करने, ये सारे जितने मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना, अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो फिर आपने ये वैसे के वैसे रहने देने, फिर इनमें ये चेंज नहीं करने आप। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट में या फ्यूचर में लिखा है शी सेज या शी विल से माय फादर केम येस्टरडे, तो आपने जब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे शी सेज दैट हर फादर केम येस्टरडे, अब आपने द डे बिफोर नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। पंक्चुएशन का आपने खास ख्याल रखना है, ये बात याद रखें, जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसके यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है और बाद में इन्वर्टेड कॉमास और आखिर पे इन्वर्टेड कॉमास के क्लोज करना है। यहाँ पे जो टर्मिनेशन मार्क्स आते हैं, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाए, यहाँ पे कॉमा आ जाए, यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, या यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी सवालिया निशान आ जाए, तो ये पहले आपने लगाने हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास एंड पे ये इसका इस्तेमाल करना है। ये ऐसा नहीं करना कि ये पहले लगा के और ये फुल स्टॉप या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये बाद में लगाना, वो गलत है। इस बात को ज़रा आप अच्छी तरह समझ लीजिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल देता हूँ। थिंकिंग बैक शी सेड ही डिडंट एक्सपेक्ट टू विन। ठीक है, इसका आपने देखना ये है, कि थिंकिंग बैक इन्वर्टेड कॉमास में, अब ये कॉमा जो है ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले लगाना आपने। शी सेड यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही डिडंट एक्सपेक्ट टू विन फुल स्टॉप पहले लगाएंगे। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास एंड पे आखिर पे लगाएंगे आप। ये वही बात मैंने अभी आपको जो समझाई है वो यहाँ पे लिख दी है। इस तरह हुर्रे वी हैव वन द मैच, अल्लास ही फेल्ड इन द टेस्ट। अब ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, ये इनके बाद यहाँ पे इस्तेमाल होंगे और एंड पे फुल स्टॉप आप जानते हैं।
हाउ ब्यूटीफुल दैट डॉग इज़। अब यहाँ पे हाउ वाले सेंटेंसेस में ये व्हाट आ जाए तो उनमें आपने एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। यहाँ पे ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, ठीक है, इनको आपने यहाँ पे जो इंटरजेक्शन है इनको आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाना है, और जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये एंड पे जाएगा अगर हाउ या व्हाट के साथ सेंटेंस शुरू होता है। व्हाट अ मार्वलस पर्सनालिटी यू आर, कितनी हैरत अंगेज शख्सियत के मालिक हैं आप, तो उसके एंड पे आपने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का जिक्र करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी उम्मीद का, किसी दुआ का या किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे यू सक्सीड इन द टेस्ट, अल्लाह करे कि आप टेस्ट में कामयाब हो जाएं। और मे यू गेट वेल सून, अल्लाह करे आप जल्दी सेहतयाब हो जाएं। तो इनके बाद आपने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना, ये नहीं भूलना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वुड दैट आई वर रिच, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। वुड दैट, काश, आई वर रिच, मैं अमीर होता। अब स्टूडेंट्स इनकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब आपने यहाँ पे प्रेड लगानी है या होप या आपने प्रे, ये चूँकि ये दुआ है, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे आप लंबी उम्र पाओ, तो यहाँ पे आपने प्रेड का इस्तेमाल करना। ही प्रेड दैट, यू की जगह पे आपने सेकंड पर्सन है तो मी को ले आना, यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस आई, और मे को आपने चेंज कर देना माइट में। ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। माई मदर सेड टू मी मे यू सक्सीड इन द टेस्ट। माई मदर प्रेड दैट आई माइट सक्सीड इन द टेस्ट। स्टूडेंट्स ज़रा इनकी प्रैक्टिस कर लें, आप इनकी ड्रिल कर लें अच्छी तरह से। शी सेड वुड दैट आई वर रिच, अब ये ख्वाहिश है, काश मैं अमीर होती, तो शी विश्ड आना है फिर यहाँ पे, फिर विश का आपने यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल करना है। शी विश्ड शी हैड बीन रिच, ठीक है। यहाँ पे दैट लगा भी सकते हैं, दैट को हज़फ भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में अगर आपने करना फिर यहाँ पे दैट लाजमी लगाना, ठीक है। शी विश्ड दैट शी हैड बीन रिच। आई सेड टू हिम वुड दैट यू आर हियर ऑन संडे, मैंने उससे कहा काश आप संडे को इधर होते, ये भी ख्वाहिश है। तो आई विश्ड, यहाँ पे भी आप दैट लगाएंगे, चूँकि दैट को आप हज़फ भी कर सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, लेकिन आपने दैट यहाँ पे लगाना है। आई विश्ड दैट ही हैड बीन देयर ऑन संडे, हियर की जगह पे आपने देयर चेंज कर देना है। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जो वर्ड्स आपने चेंज करने हैं हियर देयर में, टुडे दैट डे में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हियर की जगह पे आपने देयर को चेंज कर देना। नेक्स्ट, यू सेड टू मी मे यू फाइंड योर लॉस्ट कैमरा, अल्लाह करे आपको आपका गुमशुदा कैमरा मिल जाए, तो ये दुआ है। यू प्रेड दैट, यू की जगह पे आई आ जाएगा, आई माइट फाइंड माई लॉस्ट कैमरा। अब योर जो है ये पोजेसिव केस है सेकंड पर्सन का, तो यहाँ पे भी आपने देखना है जो ऑब्जेक्ट है मी, इसका यहाँ पे आपने पोजेसिव केस लगाना है, माई लॉस्ट कैमरा। तो अगर स्टूडेंट्स अगर आप कोई डिफ़िकल्टी पाते हैं इन सेंटेंसेस को समझने में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को समझने में, हालांकि ये मुश्किल भी हैं और बड़ी क्लासों में चले जाने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो आप इसको रिवाइंड करें, दोबारा सुनें, फिर पीछे ले जाएं, फिर दोबारा सुनें, इसको पॉज कर लें, फिर इसको सुने, गौर करें, तो इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में काफ़ी कमांड हासिल हो जाएगी। और अगर आप समझते हैं कि आज का लेक्चर फ्रूटफुल था और आपको काफ़ी समझ आई है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी अगली अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी लर्निंग में इजाफा होता रहे।